अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस ठीक जी ठाक। सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। ओके। सर जी काइंडली आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है ताकि मैं आपको रिमाइंड करवा दिया करूं अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाएं तो। अच्छा। ओके। आप कांटेक्ट नंबर बेशक लिख लीजिए, लेकिन मैं जी सर। भूला हुआ नहीं होता। आपने रिमाइंड कराने का वो नहीं है। आई जनरली गिव जी जी। few minutes for people getting collected, and then we don't have the any break in between or in the end. Sometimes जी सर। normally I give five, but today we have lost it. So I don't. इट्स ओके सर, डजंट मैटर बट मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कभी कभी रिमाइंड करवा दूं, मे बी आप कहीं हाँ। बिजी हो, आपको याद ना हाँ, रहा है, नहीं नहीं, मुझे मुझे कोई इसलिए मैं आपको। गलती या कोई भूलने का इम्कान नहीं होता। मैं अपनी क्लास के सो इट इज। तो ओके सर, इट्स ओके, हाँ। डजंट मैटर, इट्स ओके, तो, डजंट मैटर। तो हाँ, मैं भूला नहीं होता। जज़ाकल्लाह। बट मैं थोड़ा टाइम, जी बजाय जी। इसके कि इधर आकर मैं वो टाइम वेट मोड में डालूं, तो मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा होता हूँ। हमारे स्टूडेंट्स जरा ज्वाइन करने में जी जी। टाइम लेते हैं। तो अगर आप लोग ज़्यादा सर। पंक्चुअल हुए, जो कि मुझे लगता है कि आप लोग हैं, जी जी। तो आई थिंक वी विल डू दैट, कि फिर हम अपना शुरू वाला जो ब्रेक टाइम है उसकी बजाय हम मिड या एंड में देखेंगे कि या फिर हम नहीं भी रखेंगे तो उसको यूज़ करेंगे बेहतर। गुड दैट यू पीपल आर इट्स ओके सर। more punctual. So we'll follow that. Okay. All right. थैंक अच्छा, यू सर, अब हम जज़ाकल्लाह। इसमें हमने जो पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है हमेशा कि हमने अभी तक जो मटेरियल कवर किया है, क्या उसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन या डिफिकल्टी हो, तो वो हम पहले डिस्कस करते हैं हमेशा। तो बताइए, जो मटेरियल हमने अभी तक कवर किया है उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं? ओके। नो सर। अच्छा, अभी तक हमने वेक्टर्स लिया, वेक्टर्स की कंपोजिशन की, और लास्ट टाइम हमने उसकी डॉट प्रोडक्ट ली। और डॉट प्रोडक्ट का मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन आप लोगों को बताया लास्ट टाइम, कि अगर दो वेक्टर्स हैं जैसे v और w, डॉट प्रोडक्ट लेने का एक वेक्टर लेवल मेथड, अगर v के कंपोनेंट्स v1 v2 vn है और w के w1 w2 wn है, तो डॉट प्रोडक्ट इज के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों वेक्टर्स के एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किए जाए, इसको हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कहते हैं। अगर हमें डॉट प्रोडक्ट ना लेनी होती और हमें v और w का जिस तरह हमने ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, इसी तरह हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई भी बाज दफा बाज प्रॉब्लम्स में करते हैं, उसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कहते हैं। एक होता है वेक्टर्स या मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, मगर उसकी ये स्पेशल फॉर्म है कि हम कहते हैं एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई। तो v और w को अगर एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसका आंसर होता है v1 w1, ये पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर हो जाता है v2 w2, जिस तरह ऐड में होता है उसी तरह आपका जो आंसर वेक्टर होता है उसमें ये मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट्स हर पेयर ऑफ एलिमेंट्स की होती और वो वेक्टर बन जाता, एक और वेक्टर होता। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ये जो हमने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किए होते हैं, इन सब को आपस में ऐड कर देते हैं, तो फिर ये डॉट प्रोडक्ट बन जाती है। तो v डॉट प्रोडक्ट विद w का मतलब होगा कि v1 w1 v2 w2 v3 w3 vn wn, ये आपस में ऐड भी हो जाएंगे और आखिर में इसका एक स्केलर आंसर आएगा, एक नंबर। जैसे हम ये ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल में v और w को देखते हैं, तो यहाँ पर ये 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये ऐड करके
4 + 10 14 14 इज ए स्केलर नंबर। आप देखें आपने दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट लिया लेकिन आंसर एक स्केलर नंबर है, सिंगल नंबर। इस बात को जनरली लिखने के लिए मैथमेटिकल नोटेशन, ये पूरी बात लिखना v1 v2 v1 w1 प्लस v2 w2 प्लस vn wn, इसे इन शॉर्ट एक्सप्रेशन में लिखने का तरीका ये है कि हम कहें vi wi where I changes from 1 to n। तो ये इसी पूरी बात को शॉर्ट नोटेशन में लिख देता है। ये हमने लास्ट टाइम किया था। फिर हमने कहा कि ये एक तरीका है वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को लेने का। वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को हम एक और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट तरीके से, और वो थोड़ा सा हम उसको देखते हैं कि व्हाट इज द अल्टरनेट वे ऑफ, जिसमें हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स को यूटिलाइज करते हैं। तो देयर इज अनदर वे ऑफ सेइंग दिस थिंग। Okay. All right. अब another way of taking the dot product of two vectors is कि अगर हम कहें कि ये हमारा ये पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन एंगल है, जो हम अभी दूसरा एक्सप्रेशन इसका फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर ये एक्स एक्सिस था हमारा जो 0 0 एंगल वाइज जीरो एंगल को शो करता है किसी वेक्टर के, और ये वाई एक्सिस मे बी इसके 90 डिग्री कोई वेक्टर इस जगह इससे अलाइन कोई वेक्टर होगा, तो इसका मतलब है उसका एंगल डायरेक्शन का एंगल 0 है, और जिस तरह वो आगे चलता जाएगा ये एंगल इंक्रीज होता जाएगा। और इसी तरह यहाँ 90, और एक्चुअली अगर हम और भी चारों कोऑर्डिनेट लें तो 90 से आगे चल के ये इसकी वैल्यूज होंगी। यानी अब हम कह रहे हैं अभी तक हम वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत उसको एक्सप्रेस कर रहे थे। मतलब ये है कि वेक्टर को जिस तरह अभी तक हमने एक्सप्रेस किया, चले मैं ये वाला पार्ट दो डिस्टिंग्विश करने के लिए कर देता हूँ कि कोई भी वेक्टर अभी हम जो एक्सप्रेस करने का तरीका हमने निकाला था, जैसे ये वी वेक्टर है, ये वी वेक्टर, इसको हम वी वेक्टर कह रहे थे, और ये हमारा अगर से दो एक्स वाई एक्सिस में है, तो ये इसका ये पॉइंट हम वी के लेट्स हम कहते थे v1 v2 कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, तो वेक्टर वाइज हम इस तरह लिख रहे थे, और इस ये v को इनफैक्ट मैं इसको ठीक कर दूंगा, और हाँ, हम इसको अभी तक ये काम कर रहे थे कि हमने कहा ये पॉइंट इस वेक्टर का इस जगह ये पॉइंट v1 v2 है, v1 v2 ओके, ये v1 v2 पॉइंट है। इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस पे आप इसके इसका कंपोनेंट एक एक्स पे ये यहाँ ये डिस्टेंस v1 है, और ये डिस्टेंस या वेक्टर कह ले तो v2 है, और ये पॉइंट v1 v2 है, और ये वेक्टर v लिखने का कॉलम वेक्टर की शक्ल में v1 v2 कंपोनेंट्स को वर्टिकली लिख के कॉलम वेक्टर की शक्ल में हम इसको लिख रहे हैं। ये हमने अभी तक नोटेशन भी इस्तेमाल की और एक्सप्रेशन, और फिर हमने इसी तरह वेक्टर्स का जब एडिशन वगैरह किया और डॉट प्रोडक्ट और सब कुछ लिया तो इस कंपोनेंट की शक्ल में लिया। मगर यही वेक्टर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को एक्सप्रेस करने का तरीका है। इसी वेक्टर को एंगल और मैग्नीट्यूड की शक्ल में या पोलर कोऑर्डिनेट की शक्ल में यही वेक्टर
कहने का एक तरीका ये है कि इसका एंगल सपोज हम कहें अल्फा, ये एंगल, तो ये वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, अब इस वेक्टर का ये लेंथ जो हमने पीछे कैलकुलेट की, ये वेक्टर जो इस तरह एक्सप्रेस किया जाता है, हमने देखा कि इसकी लेंथ बाय पाइथागोरस थ्योरम वेक्टर वाइज हम कहते हैं ये v1 प्लस वेक्टर v2 इज वेक्टर v। ये वेक्टर वाइज v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, इस वेक्टर मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड लिखने का हमारा ये तरीका है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर दैट वाज बाय द पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ देखें तो v1 के मैग्नीट्यूड v1 का स्क्वायर प्लस v2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और अंडर रूट, ये पाइथागोरस थ्योरम पे ये लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस लेंथ स्क्वायर प्लस दिस लेंथ स्क्वायर। इसलिए ये जो वेक्टर वाइज तो ये बराबर है, ये v वेक्टर वाइज दिस v इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, ये वेक्टर वाइज है, ये वेक्टर वाइज v की ये हैसियत है। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज हम यहाँ पे भी एम्फेसाइज करने के लिए मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, v1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, v2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मैग्नीट्यूड और वेक्टर का ये डिफरेंस था। एनीवे अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा ये है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अंडर रूट, और इस वेक्टर का x एक्सिस से एंगल अल्फा है, तो हम इसी वेक्टर v को, ये जो वेक्टर v था हमारा, इस v को हम एक और तरीका एक्सप्रेस करने का हमारा होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो v का मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v, जो हम कई दफा लिख देते हैं ओके अल्फा एंगल, यानी इसी वेक्टर को एक तरीका एक्सप्रेस करने का ये था कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और एक तरीका ये है पोलर सिस्टम में कि इट्स अ वेक्टर व्हिच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ v एंड इट हैज एन एंगल ऑफ अल्फा फ्रॉम x एक्सिस। इसको कहते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन ऑफ अ वेक्टर, ये कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ वेक्टर, ये इन दो के डिफरेंसेस हैं। अभी हमने जो डॉट प्रोडक्ट सीखा वो कोऑर्डिनेट, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सीखा। हमने कहा अगर एक वेक्टर v है और एक वेक्टर w है और इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, तो मैंने कहा ये v1 v2 v3 या v1 v2 और ये w1 w2, जैसे ये एक और वेक्टर यहाँ हम लें दूसरा w, हमने ले लिया w, तो ये वेक्टर v था, एक और वेक्टर w था। w में अगर w1 w को w1 w2 से हम शो कर सकते थे, तो हमने कहा इसका डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का ये होगा v1 w1 प्लस v2 w2। इसी तरह जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे इसी तरह ऐड होते जाएंगे, तो v2, ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका डॉट प्रोडक्ट। अब हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इस दूसरे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही वेक्टर मैं अब दोबारा यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ये पहला वेक्टर मेरा है v, ये v वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूं w, पहले की तरह ये w वेक्टर। मैं कहता हूं v वेक्टर का एंगल अल्फा है, और इसका मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका एंगल है।
मैग्नीट्यूड और एंगल से मैं इस वेक्टर v को शो करूंगा, तो ये मेरा बनेगा। दूसरा वेक्टर w, उसका एंगल सपोज मैं कहता हूं बीटा है, इसका एंगल बीटा है यहां से यहां तक, तो इसका मैग्नीट्यूड w विद डबल लाइन, इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसकी लेंथ ये है और इसका एंगल ये, तो लेंथ और एंगल से दूसरा वेक्टर भी शो हो गया। अब इनको अगर मैं एक्सप्रेस करूं अपने पहले मेथड के हिसाब से, तो इसका ये v, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अगर ये वेक्टर का साइज ये है, इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो मैं कहूंगा इसका x कंपोनेंट का साइज v मैग्नीट्यूड cos अल्फा, ये हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से हम ये बात कह सकते हैं, ऑल ऑफ यू नो, कि ये इसका जो ये x कंपोनेंट बनेगा इस वेक्टर का, दैट विल बी दैट वेक्टर लेंथ cos अल्फा। ये cos कंपोनेंट इधर हमारा हॉरिजॉन्टल साइड पे बनता है, यहाँ से यहाँ तक, ये इस पॉइंट तक, और ये जो वर्टिकल होगा ये v मैग्नीट्यूड विद साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा। ओके, ठीक। अब हम यही चीज हम दूसरे ये w वेक्टर पे भी लेंगे। इसका यहां से हम अगर गिराएं परपेंडिकुलर, यहां गिराएं नीचे, तो इसका ये हिस्सा यहां से यहां तक जो है, ये w मैग्नीट्यूड cos बीटा, w मैग्नीट्यूड ये cos बीटा होगा, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट cos बीटा, और जो वर्टिकल है वो w मैग्नीट्यूड, ये वाला वर्टिकल पार्ट w मैग्नीट्यूड साइन बीटा। ठीक, you know, all of you know कि cos and sin कंपोनेंट हमारे by the basic definition of cos and sin ये बनते हैं, क्योंकि हमारा जब हम cos को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं cos of an angle is this base divided by hypotenuse। तो इस वजह से अगर हम कहेंगे कि cos अल्फा is this base divided by hypotenuse, तो फिर ये बेस की लेंथ that hypotenuse multiplied by cos अल्फा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह साइन अल्फा। अच्छा, अब हमने अगर इनके दो कंपोनेंट इस तरह बना लिए, ये x और y कंपोनेंट हमने इसके बनाए हैं, अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा? अब मैं कहता हूं मैं v वेक्टर v वेक्टर और w वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं। ये यहां कुछ नहीं है, ये ऐसे है v डॉट w। अब मैं क्या कर रहा हूं, v की जगह इसके ये दो कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा कि v इज इक्वल टू v मैग्नीट्यूड cos अल्फा प्लस वो दूसरा ये कंपोनेंट प्लस v मैग्नीट्यूड साइन अल्फा। तो मैं v मैग्नीट्यूड मैंने कॉमन निकाल लिया, दो दफा लिखने का, v मैग्नीट्यूड cos अल्फा प्लस v मैग्नीट्यूड साइन अल्फा। तो मैंने उसको v मैग्नीट्यूड दोनों जगह था तो मैंने उसको कॉमन निकाला, साइन अल्फा। और इसी तरह मैं इस पूरी, ये मेरा पहला वेक्टर है v, इसके ये दो कंपोनेंट्स थे और ये इनका सम था, तो मैंने इसको पहले वेक्टर को ये पूरा लिख दिया, डॉट दूसरा वेक्टर w मैग्नीट्यूड cos बीटा एंड w मैग्नीट्यूड साइन बीटा। तो मैं w मैग्नीट्यूड एक दफ़ा लिख रहा हूँ और आगे ब्रैकेट में दोनों cos बीटा और साइन बीटा लिख देता हूँ, cos बीटा और साइन बीटा। ओके, cos बीटा साइन बीटा। ओके, और
अब अगर हम अपना यही जो डॉट प्रोडक्ट की हमारी डेफिनेशन थी कि V1W1 V2W2 ये हमारे वेक्टर्स के हमारी डेफिनेशन थी जब हम किसी भी उसको लेते थे, तो ये अब फिर बराबर हो जाएगा नॉर्मल, ये पहला कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकंड कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। तो अब हम इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो हमारा V मैग्नीट्यूड cos alpha and W magnitude cos beta, ये पहला हो जाएगा। ये हमारा V1 W1 हो गया, प्लस यही वाली बात V मैग्नीट्यूड साइन अल्फा, V मैग्नीट्यूड साइन अल्फा, साइन अल्फा and W magnitude sin beta, ये मैंने अपने डॉट प्रोडक्ट लिए इन दो वेक्टर्स के V और W को जो मैंने लिया था, इसको अगर मैं अब लिखूं तो ये V मैग्नीट्यूड दोनों में है, V मैग्नीट्यूड और W मैग्नीट्यूड, तो V मैग्नीट्यूड और W मैग्नीट्यूड, W मैग्नीट्यूड, ये कॉमन मैंने निकाले दोनों, और ब्रैकेट के अंदर अब आ गया मेरा, इधर था cos अल्फा और cos बीटा, यहां cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये मेरे बने। कैन एनीबॉडी नाउ टेल मी कि ये एक्सप्रेशन cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा in terms of these angles summation and एडिशन क्या बन सकता है? ये जो एक्सप्रेशन होता है cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा, इन एंगल्स की सम या डिफरेंस की शक्ल में ये क्या होगा? तो cos अल्फा माइनस cos बीटा सर, ये cos अल्फा माइनस बीटा, हाँ cos अल्फा माइनस बीटा या cos बीटा माइनस अल्फा, दोनों तरह ही ये हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको इधर लेफ्ट साइड पे लिख लें तो इट इज cos बीटा माइनस अल्फा, और अगर इसको इधर लिखें तो cos अल्फा माइनस बीटा, बोथ वे इट इज। why it is both way correct? क्योंकि cos of minus angle is same as cos angle, तो आप इसको cos of alpha minus beta भी कह सकते हो और cos of beta minus alpha भी कह सकते हो। ओके, तो हम क्योंकि हमारा बीटा बड़ा है, हम इसको cos of beta minus alpha लिखते हैं, जो सही है, cos of beta minus alpha। यहाँ और ये चीज़ यहाँ ऐसी है, ये V मैग्नीट्यूड इंटू, तो फिर ये बन गया हमारा, अब डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू बनी ये V मैग्नीट्यूड इंटू W मैग्नीट्यूड इंटू
कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा ये बीटा था, ये अल्फा था, तो ये इन दोनों के दरमियान अगर एंगल जो है फर्स्ट को थीटा है तो हम कहेंगे इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। तो इससे हमने ये बताया कि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर कोऑर्डिनेट की शक्ल में ये थी, और यही डॉट प्रोडक्ट अब एंगल और मैग्नीट्यूड की शक्ल में ये हो जाएगी कि दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें और उसको कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स करें, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो दैट इज अनदर व्यू ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इससे हमें बहुत सारे जो हम इस तरफ कैलकुलेशंस कर रहे थे, वो हम जो रूल्स थे वो अक्सर हमें यहाँ से समझना और रिलेट करना ज़्यादा आसान है। यानी हम यहाँ कह रहे थे, हमने पीछे किया भी एग्जाम्पल, कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है, यानी अगर हमारा ये v ये था और w इस पे ये परपेंडिकुलर है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। वो हम कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करके देखते थे, अगर वो जीरो है तो हम कहते थे ओके इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो ये परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर दो वेक्टर्स एक ही सिम्प में होते हैं तो हम उसको कहते थे कि उसका स्क्वायर हो जाएगा, जो हमने ये v के मैग्नीट्यूड को उस वक्त कैलकुलेट किया था। यहाँ ये इतना ऑब्वियस नहीं है, एज ए प्रॉपर्टी हमने सीखा, मगर ये यहाँ बहुत ऑब्वियस है कि v डॉट w if it is equal to v magnitude into w magnitude cos of the angle between them। अगर ये वाली बात हम कहते हैं तो अब हमें ये पता चलता है कि अगर ये दो वेक्टर, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, अगर इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, इफ एंगल इज 90 डिग्री, तो cos of 90 इज जीरो, cos of 90 जीरो होता है। तो अगर इनके दरमियान एंगल, इफ दे आर परपेंडिकुलर दीज टू वेक्टर्स, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। वो यहां से हमें ज्यादा ऑब्वियस पता चलता है। अगर ये दोनों एक ही सिम्प में होंगे फिर क्या होगा, यानी v फर्स्ट को इस सिम्प में है और w भी लेट्स से या इसके पैरेलल है या इन द सेम डायरेक्शन है, v और w, तो इनके दरमियान एंगल फिर क्या होगा, v और w का एंगल जीरो। cos ऑफ जीरो क्या है, cos ऑफ जीरो इज 1, तो फिर इनकी डॉट प्रोडक्ट विल बी जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, जो भी मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड हमें पता है किसी भी वेक्टर के निकालने का कोऑर्डिनेट सिस्टम में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अंडर रूट, w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर अंडर रूट, इस तरह आप उनके मैग्नीट्यूड्स निकाल सकते हैं। इसी बेस पे हमने ये कहा था कि अगर एक वेक्टर v है और v डॉट v हम लें, ये हमने लास्ट टाइम किया, मगर इसकी जस्टिफिकेशन वहां पर उस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं थी, अब वो है। जब हमने कहा v डॉट v, तो हमने इसको इमीडिएटली हमने इसे कह दिया कि इट इज इक्वल टू v मैग्नीट्यूड स्क्वायर, v डॉट v के v के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है, v मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये हमने कह दिया था लास्ट टाइम। उसकी वजह यही थी कि v डॉट v का मतलब है v मैग्नीट्यूड इनटू, इस फॉर्मूले के तहत v मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ जीरो, क्योंकि दोनों v वेक्टर हैं तो इनके दरमियान एंगल जो है वो जीरो होगा, तो cos ऑफ जीरो वो 1 हो गया। इसलिए हमने कहा कि v डॉट v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v, विच इज, अगर इसके हम इस मैग्नीट्यूड को इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें, इसका अगर कोऑर्डिनेट v1 v2 है तो हम कहेंगे कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर
और अंडर रूट, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अंडर रूट लिख देंगे। तो ये अब हमारा दो सिस्टम्स में इनका रिलेशनशिप आ गया। ओके, ये हम इसको वी कैन गो बैक टू अवर ओरिजिनल स्लाइड। हाँ, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो जो 14 अंडर रूट ये। हाँ, अब एक चीज आएगी यूनिट वेक्टर। ये मैंने अभी आपको ये सिखाया था एंगल, ये हमने सीखा भी कि v डॉट w इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा इंटू वी मैग्नीट्यूड इंटू w मैग्नीट्यूड। इस लाइन में हमने ये लिखा। इससे एक फायदा क्या होगा, जो हमने अभी दो स्पेशल केसेस देखे कि यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स जस्ट बाय कैरिंग आउट दिस, कि आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, जैसे अभी ऊपर वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट लिखा गया, और इनको इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, तो अब जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी आप उससे थीटा फाइंड कर सकते हो। तो यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स बाय दिस रूल। ये हमें एक फायदा हो गया। अच्छा, अब हमें एक चीज देखनी है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली फर्स्ट बाय डेफिनेशन, और फिर हम उसको, यूनिट वेक्टर का मतलब है कि किसी भी डायरेक्शन में जिधर एक वेक्टर, फर्स्ट को ये एक वी वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, वी का यूनिट वेक्टर का मतलब है इसका एक यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर का ताल्लुक है किसी भी डायरेक्शन से। इस डायरेक्शन जिसमें ये वी है, अगर हम एक यूनिट लेंथ का वेक्टर लें, यानी इसी सिम्त में लें, और एक की लेंथ हमारी 1 हो, फर्स्ट को वी की लेंथ ज्यादा है, ये वी का मैग्नीट्यूड हो सकता है 5 हो, 6 हो, 7, 10, 9, 2.3, जो भी कुछ है, इट कैन हैव। लेकिन इसी सिम्त में अगर हम एक और ओके, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर एक वेक्टर v है, कोई भी वेक्टर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, v का वेक्टर मैग्नीट्यूड कैन बी एनी इंटीजर और फ्लोट वैल्यू, कैन बी एनी। इसी डायरेक्शन में, v ही की डायरेक्शन में अगर हम 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर लें जिसकी लेंथ 1 हो, ये मैंने एक ड्रॉ किया, तो ये इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर इन सम डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बट मैग्नीट्यूड 1। तो मैं इसको नाम, इसको एक्सप्रेस करने के लिए मे बी जस्ट टू कॉल के ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ v, मैं ये नोटेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपके उसमें नहीं। v विथ कैप, ये इसका यूनिट वेक्टर है, ये v नॉर्मल वेक्टर। इस तरह अगर मैं एक और वेक्टर जो हमारा हमेशा होता है, एक और वेक्टर w, ये w हमारा वेक्टर है, अगेन w की डायरेक्शन ये है, w के सिम्त में भी एक यूनिट वेक्टर होगा, ये यूनिट वेक्टर एक यूनिट लेंथ का, इसकी लंबाई भी 1 है, तो इसको मैं कहूंगा, ये 1 लेंथ का, ये मैं कहूंगा w विथ कैप। ठीक, तो यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम वेक्टर बट विद मैग्नीट्यूड 1। तो ये यूनिट वेक्टर फॉर v है और ये यूनिट वेक्टर फॉर w है। अब इसका, ये यूनिट वेक्टर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, यूनिट वेक्टर का एक्सप्रेशन कैसे निकालें? सिंपल, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन या कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर? हम कहते हैं कि हमारा v वेक्टर जो है वो इज, हम v वेक्टर को लिखते हैं v1 v2, इसके जो कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है वो v1 v2 है, तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं। अच्छा, w जो है हम उसको लिखते हैं w1 w2,
अगर ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इट देयर कैन बी मोर, हम दो इस तरह लिखते हैं। अब ये जो वेक्टर हम कह रहे हैं v यूनिट वेक्टर, ये क्या, हाउ शुड वी राइट दिस, ये वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ये हम कहेंगे कि इट इज द सेम वेक्टर जो v है, डायरेक्शन और रेशो वाइज तो ये वही है, हाउएवर इसको हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो इसकी लेंथ 1 हो जाएगी, यानी ये एक्चुअली v वेक्टर है एज फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड वाइज हम इसके डिवाइड कर दें इसको बाय v मैग्नीट्यूड। तो अगर हम v वेक्टर को v मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारा v की सिमत में यूनिट वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह w का यूनिट वेक्टर हम बनाना चाहें तो हम कहें ओके वी शुड हैव द w वेक्टर, और उसके हम मैग्नीट्यूड को 1 करना है तो इसको हम डिवाइड कर दें w को, तो ये हमारे यूनिट वेक्टर हो गए। और जैसा कि इसका नाम यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। और इस बात को, यानी अब आपके एक्चुअली अब यूनिट वेक्टर को अगर आपने कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में लिखना है तो आपका ये बेसिकली है कि v1 v2 v1 v2, ये वेक्टर की शक्ल में मैं लिख रहा हूं इसको, v1 v2 वही रहा जो वेक्टर था, खाली मैग्नीट्यूड वाइज ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 1 ओवर v। तो जो भी मैग्नीट्यूड है वो हर कंपोनेंट को डिवाइड करेगा। इसी तरह यहाँ पर ये वाला मैं लिखूं तो ये भी इसी तरह लिखूंगा कि w1 w2 मेरा वेक्टर w1 w2, और फिर मैं इसको कहता हूं मैंने मल्टीप्लाई किया बाय 1 ओवर w मैग्नीट्यूड से। ये मेरे यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब इस वजह से कि इनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में लिखूं तो भी इनके मैग्नीट्यूड दोनों का 1 है तो आंसर 1 होना चाहिए, ठीक। यानी अगर मैं इसी बात को एंगल्स की शक्ल में लिखूं तो मेरा अगर v और w के दरमियान एंगल जो है वो थीटा है, तो मैं यही लिखूंगा कि v डॉट w, ये मैं दोनों यूनिट वेक्टर्स को अगर कहूं कि मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं तो मेरे असूल के तहत इसका मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम जो कि थीटा है, तो कॉस थीटा। तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स विल बी जस्ट कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ये दोनों तो 1 1 हो जाएंगे, और ये इस तरह कैलकुलेट होगा। अच्छा, अगर यहाँ आप एक्चुअली नंबर रखें, अब इन वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट्स में नंबर दें कि ये 4 2 है, ये 5 3 5 है, जो भी कुछ, और फिर ये काम करें मैग्नीट्यूड्स, हमें मैग्नीट्यूड पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने पाइथागोरस थ्योरम से सीखा है। ये वेक्टर के कंपोनेंट हम ले इस तरह डिवाइड करें, और आप देखोगे कि ये इनका एक्चुअली ही इस केस में इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा। ये आप इसकी एग्जांपल्स में देख लेते हैं, यहाँ एग्जांपल्स हमने इसकी कई मैनी एग्जांपल्स वी हैव शोन, ये इसकी रीजनिंग हमने देखी है कि क्या है। अब हम ये सारी बातों को इंटरप्रेट करना हमारे लिए आसान होगा। ओके, ये इसने u का वर्ड इस्तेमाल किया है। अगर यूनिट वेक्टर हमें v का निकालना, जिसको हमने v कैप कहा था, तो हम v को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा v इस एग्जांपल में ये था, ये एग्जांपल्स हम देख रहे हैं अपने जो हमने रूल अभी डिफाइन किए। अगर वेक्टर 1 3 2 था, 3 डायमेंशनल वेक्टर है 1 3 2, इसको हमने डिवाइड करना है v के मैग्नीट्यूड से। हमने v का मैग्नीट्यूड यहाँ निकाला है, डॉट प्रोडक्ट से भी निकल सकता है और स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट से भी निकल सकता है। v का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो दैट इज n अंडर रूट, स्क्वायर्स का अंडर रूट, तो v 1/14 अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड, ये हमने नीचे डिवाइड।
और ये वेक्टर v, तो मैंने कहा वेक्टर v और उसको 1/v मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें, ये इसकी डेफिनेशन है इसके यूनिट वेक्टर। अब हम कहते हैं कि यार क्या वाकई ये इस तरह, क्या इसका बाय डेफिनेशन इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अब हमने कहा ओके लेट मी सी कि क्या u का मैग्नीट्यूड 1 है, चेक करते हैं। तो इसके हर कंपोनेंट की वैल्यू इसकी होगी 1/14√, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा 3/14√, तीसरा कंपोनेंट होगा 2/14√। अब अगर तीनों कंपोनेंट के हम स्क्वायर्स लें तो ये बनेंगे 1/14, 9/14, 4/14, और इन सबको ऐड करें और अंडररूट लें तो आंसर हमारा 1 आता है। इसका मतलब है कि ये रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई किया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है अगर हम बाय दिस रूल इसको करें। ये हमने अभी देख लिया कि एंगल हम कैसे दोनों के दरमियान। अच्छा, अब हम अगर एंगल इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करना चाहते हैं, लेट्स से अब इस असूल के तहत हम कहते हैं यार एंगल पता चल सकता है दो वेक्टर्स के दरमियान बाय दिस रूल, ये जो हमने एंगल वाला रूल किया। तो हम एक सिंपल केस ले रहे हैं, एक वेक्टर v इज 1 0, अनदर वेक्टर w इज 1 1, और हम कहते हैं इनके दरमियान एंगल पता करना है। तो हम कहते हैं cos थीटा इज v इंटू w, v डॉट w नॉट इंटू, v डॉट w ऊपर v डॉट w क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 का आंसर हो गया 1। ये डॉट प्रोडक्ट ये आ गई, और नीचे क्या है v का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय w का मैग्नीट्यूड। v का मैग्नीट्यूड क्या है 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1, w का मैग्नीट्यूड क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2। अब ये हमने इसको कैलकुलेट किया, आंसर आया 1/√2। अगर cos थीटा इज 1/√2 तो थीटा इज 45। ये हमारे टेबल में भी है और कैलकुलेटर पर भी है और अदरवाइज भी है कि अगर cos ऑफ सम एंगल इज 1/√2 तो दैट एंगल इज 45। तो इस तरह हमें इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम हो गया। फिर अब हम इससे कुछ रूल्स भी निकाल सकते हैं। अगर हम cos थीटा, क्योंकि मिनिमम अगर cos थीटा का कोई भी एंगल थीटा होगा तो इसकी वेरिएशन प्लस माइनस 1 के दरमियान होती है, हमें पता है ये प्रॉपर्टी है cos थीटा की। अगर हम cos थीटा का प्लॉट बनाएं, ये हमारा cos थीटा का प्लॉट, अगर यहाँ +1 हो, ये +1 है, और इधर हम माइनस साइड पे ये -1 है, -1, तो हमारा cos 0 पे 1 से शुरू होता है और फिर ये इस तरह बनता जाता है। ये हमारे cos थीटा का प्लॉट है, ऑल ऑफ यू शुड बी नोइंग, ठीक है। तो cos थीटा में 0 पे 1, ठीक है, 90 डिग्री पे 0, ये 0 है एंगल, यहाँ इधर एंगल हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, थीटा ले रहे हैं एंगल, तो 0 ये 90 पे 0 हो जाता है, 0 पे 1 है, फिर ये 180 पे फिर 0, 270 पे -1, और इस तरह। तो हमने देखा कुछ भी एंगल हो, यहाँ 0 से शुरू हो रहा है और आप इधर एंगल इन्फिनिटी तक ले जाए, वट एवर इज द एंगल, कॉस की वैल्यू बिटवीन प्लस एंड -1 ही वेरी करेगी, ओके, फ्रॉम +1 to -1। अगर हम cos थीटा का मैग्नीट्यूड लें तो cos थीटा का मैग्नीट्यूड विल बी 1, यानी -1 का को हम अगर जब एब्सोल्यूट वैल्यू लें, cos थीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो 1 के अंदर अंदर होगी, यानी +-1 इज, तो हम कहेंगे कि cos थीटा का एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू 1, ये है cos का। तो अगर अभी इस एक्सप्रेशन में ये जो हमारा है, हम कहते हैं कि ये cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक, तो इसका मतलब है यहाँ आप लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू 1, ये चीज, तो फिर इसका मतलब है कि ये वाली चीज विल बी लेस देन इक्वल टू दिस थिंग, क्योंकि हमारा v डॉट w इज इक्वल टू v इंटू w इंटू cos ऑफ थीटा मैग्नीट्यूड। तो अगर cos ऑफ थीटा मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1, सो दिस विल बी ग्रेटर नाउ, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ये इससे ग्रेटर, ये पोर्शन ग्रेटर और इक्वल तक जाएगा। तो v डॉट w की एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू v का मैग्नीट्यूड इंटू w का मैग्नीट्यूड। इन दो के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज लार्जर और एट द मोस्ट इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ vw के एब्सोल्यूट वैल्यू पे। ये एक हमारे वेक्टर की प्रॉपर्टी यहां से निकलती है। इस प्रॉपर्टी से दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लीनियर अलजेब्रा में आती हैं जो फिर हमारे थ्रू आउट काम आएंगी।
उनको भी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। एक यहाँ और छोटी सी बात कर लें, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में अक्सर आई जे की शक्ल में चीजें नजर आती हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ देख लेते हैं। और वो ये है, ओके, वो ये है कि ये जो हमारा अभी हमने यूनिट वेक्टर की एक बात निकाली और समझी, तो वो ये है कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसके लिए ये यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के सिम्प्ल में एक यूनिट वेक्टर वन, इसको आई, क्योंकि फिर कोई भी वेक्टर अगर यहाँ 4 की लेंथ का वेक्टर होगा तो हम उसको 4i कहते हैं। इसी तरह अगर यूनिट वेक्टर y की सिम्प्ल में है तो हम उसको j के नोटेशन से कहते हैं। ओके, और इस सिम्प्ल में कोई वेक्टर होगा तो हम अगर उसका मैग्नीट्यूड 3 है तो 3j, तो कोई वेक्टर ij की शक्ल में भी जो हम लिखते हैं तो ऐसा है कि जैसे ये एक वेक्टर है v, और इसका इधर से इट वाज लेंथ ओवर हियर वाज 3 और इधर वाज 2, तो हम कहेंगे इसको 3i प्लस 2j। इसी बात को जो हम 3 2 से लिखते थे वो इस यूनिट वेक्टर की शक्ल में भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इधर जो यूनिट वेक्टर है इसकी i यूनिट है तो ये 3i हो गया, और इधर जो है वो j है यूनिट वेक्टर, तो फिर 2j हो गया, और इस तरह 3i प्लस 2j। इसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3, 2, ठीक है, और इसी को वेक्टर की शक्ल में 3 2, ये हमारा तरीका लिखने के। तो अब इसमें एक बात यह है कि अगर i और j यूनिट वेक्टर है, एक x एक्सिस के अलोंग है और एक y एक्सिस के अलोंग है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? i वेक्टर डॉट j वेक्टर, वो क्या होगा? कैन समबॉडी टेल मी? डॉट प्रोडक्ट ऑफ i j क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ i j जी, somebody? हमने अभी डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखी है एंगल्स की शक्ल में, तो उससे हम ये बात डिटरमिन कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे क्या होगा। डॉट प्रोडक्ट अगर एंगल की शक्ल में लिखें तो हम कहेंगे आई का मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे into cos of the angle between them, cos of the angle between them, cos of theta। तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, एक x एक्सिस के अलोंग है, एक y एक्सिस के अलोंग है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1। हाउएवर ये x एक्सिस के अलोंग है, y के, तो इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज 90, तो ये होगा cos of 90। cos of 90 इज 0, तो i डॉट j विल बी 0। और इसी तरह हम फिर हमेशा देखेंगे कि अगर कोई भी दो ये वेक्टर्स जो एक दूसरे पे 90 डिग्री हैं, यानी i डॉट जे या j डॉट के या k डॉट j या k डॉट i, यानी ये सारे i j, z वाला जो है वो k है, z के सिम्प्ल में k है, तो i j k इनका आपस में कोई भी आप डॉट प्रोडक्ट किसी का भी लेंगे तो उसका आपको आंसर 0 मिलेगा, इनकी डॉट प्रोडक्ट। हाउ अबाउट i डॉट i, वो क्या होगा? i डॉट i या j डॉट j या k डॉट k, सेम, इनका इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इनके दरमियान एंगल 0, तो cos ऑफ 0 इज 1, तो i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k विल बी 1। ओके, ऑलराइट। अच्छा, इसी बात को अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लिखेंगे, जो i j की बात मैंने भी बताई, तो i कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा 1 0, अगर ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या 3 है तो फिर 1 0 0। कोऑर्डिनेट सिस्टम में i को मैं लिखूं i, तो ये इधर इसकी लेंथ 1 है और ऊपर कोई लेंथ नहीं है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कहलाएगा 1 0। इसको मैं अगर वेक्टर की शक्ल में लिखूं या पॉइंट की शक्ल में लिखूं तो पॉइंट है 1 0, और j जो है वो 0th पोजीशन पर इसकी लेंथ 1 है, तो ये होगा 0 1। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनके ये वैल्यू होगी। तो ऐसे इसके जो दो वेक्टर्स हैं, इसी को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट वाला रूल लूं, ये 1 0 और ये 0 1, अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को डॉट प्रोडक्ट लूं कि v1 w1 v2 w2, तो v1 w1 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, तो 0 plus 0 is 0, जो मैंने यहां देखा कि i और j का डॉट प्रोडक्ट इधर भी मैंने देखा कि 0 है, और इसी को मैं अगर
कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब कह रहा था तो मैंने इसको कहा कि ये है 0 1 वेक्टर, जे का 0 1 वेक्टर है और आई का 1 0 वेक्टर है, और मैं इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। इनके डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि ये 1 into 0 प्लस 0 into 1, तो वो भी 0 होगा। तो हम तमाम दोनों सिस्टम्स में यूनिट वेक्टर को, वेक्टर की लेंथ को, उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने को, ये सारा हमारे पास जस्टिफाइबल है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ इस एग्जांपल में हम दिखा रहे हैं कि अगर आपने इनको कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में मल्टीप्लाई किया और आंसर 0 आया तो इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। और यही बातें हमने अब एग्जांपल दिखा रहे हैं कि वो जो मैंने भी बताया था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी डॉट वी जो है वो वी मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है, तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें और ये वी स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह लेंथ, ये मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का एक तरीका ये है कि आप वी डॉट वी निकालें और उसका रूट लें, विच इज v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर vn स्क्वायर अंडर। और ये इसी की एग्जांपल जो मैंने अभी की थी कि उसके साइज किसी भी वेक्टर का 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन, अब ये उसने कहा कि अगर एक 4 डायमेंशनल वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स v1 v2 v3 हैं और उनकी लेंथ हर डायमेंशन में ये 1 है, तो उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा जो इसका जो रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर है, तो वो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट विच इज 2। ये डायगोनल इन 4 डायमेंशन जो है उसका लेंथ 2 होगी। डायगोनल इन n डायमेंशनल विल बी n अंडर रूट। इस असूल के तहत हर एक अगर यूनिट वेक्टर है हर सिम्त में, और अब फाइनल पॉइंट जो है उसकी आपने अगर लिखनी है लेंथ तो वो होगी n अंडर रूट। ये उन्हीं बातों को ड्रॉ करके दिखाया गया है कि 2 डायमेंशन में आप अगर एक वेक्टर था 1 और 2 का, ये तो ये इसके कोऑर्डिनेट थे, ये इसकी लेंथ आपने लिख दी 5 अंडर रूट। अगर 3 डायमेंशन में था कि इसकी 1 2 और 3 थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी x में, ये x में 1 है, y में 2 है, तो 1 और 2 से 5 अंडर रूट ये बन गया हॉरिजॉन्टल लेवल पर। अब इस पॉइंट को साथ ये हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, अब तीसरा इसके साथ ये 3 आ गया z एक्सिस में, तो अब आप ये अंडर रूट 5 लेंथ और 3 की लेंथ को लेके रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, ठीक, और उससे फिर ये यही 14 अंडर रूट निकला जो हमने शुरू में ये कहा था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये फिर हमने एक और मिसाल में दिखाया कि अगर एक यूनिट वेक्टर है whose length is equal to 1, तो यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट का आंसर 1 होगा। अगर एक यूनिट वेक्टर 4 डायमेंशन का है और उसकी हर डायमेंशन में ये यूनिट वेक्टर है और उसके हर डायमेंशन में उसकी लेंथ 1/2 है, तो अब अगर आप इसका u डॉट u निकालें डॉट प्रोडक्ट, तो उसका आंसर आपका 1 आएगा। ये हमने अभी कर लिया कि i और j 1 0 0 1 होते हैं, और इस केस में हमने ये भी देखा कि यूनिट वेक्टर को ऑफ cos थीटा बाय sin थीटा लिख सकते हैं कि ये आपका यूनिट वेक्टर है एक यूनिट लंबाई का, ये यूनिट सर्कल कहलाता है, इधर i और इधर j है, ये इसका एंगल विद दिस है। अगर ये 1 है तो इसका i हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा होगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा होगा। तो इसके जो ये दो वैल्यूज हम लिखते थे किसी भी वेक्टर के इस पॉइंट की, हम उसमें ये कंपोनेंट जैसे हम किसी वेक्टर के लिए v1 v2 लिखते थे, इसका v1 जो है वो cos थीटा, इसका v2 जो है u1 u2 इज दिस sin थीटा। तो हम इस यूनिट वेक्टर को cos थीटा sin थीटा की शक्ल में भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे हमें लिखा है, और इसको i और i की सूरत में यूनिट वेक्टर ये है, j की सूरत में यूनिट वेक्टर ये है, थीटा एंगल वाला यूनिट वेक्टर ये है। हम इन सबको इस तरह लिखा जा सकता है, दे आर सब इक्विवेलेंट है। ओके, ये परपेंडिकुलर वाली बात हमने कर ली है, सीख लिया है कि अगर परपेंडिकुलर है या इन द सेम डायरेक्शन है तो फिर उनका क्या रिजल्ट होगा। ये हमने अल्फा बीटा के जरिए से कि एग्जांपल को जो यहाँ पर है उसको डिटेल से समझ लिया है कि किस तरह वो फार्मूला ये वाला एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस फार्मूले से मैंने कहा था दो यूजफुल प्रॉपर्टीज निकलती हैं। एक तो ये वाली बात जो पीछे मैंने दिखाई कि u v का मैग्नीट्यूड इनटू w का मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू v डॉट w का एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हमने अभी पीछे इस बात पे देखा। और इसी तरह ये v मैग्नीट्यूड प्लस w मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन v प्लस w मैग्नीट्यूड। ये क्या बात हम कह रहे हैं, ये वाली बात कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी।
वो उसको श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कहते हैं, जिसमें वो cos थीटा क्योंकि लेस देन 1 होता है तो हमने कहा ये चीज विल बी ग्रेटर देन दिस। ये हमारी डेफिनेशन थी डॉट प्रोडक्ट की, यहाँ cos थीटा था तो हमने कहा cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, इसलिए दिस थिंग इज ग्रेटर देन दिस। ये हमारा हमने पीछे निकाला था। दूसरी प्रॉपर्टी हम ये कह रहे हैं कि ये v है वेक्टर, ये w है वेक्टर, और ये v प्लस w वेक्टर, ये वेक्टर ट्राइंगल में जो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो वो ये है। इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज, ये मैग्नीट्यूड कह रहे हैं, विल ऑलवेज बी लेस देन सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दिस एज ए वेक्टर सम v प्लस w इज इक्वल टू v वेक्टर प्लस w वेक्टर। ये वेक्टर सम वाइज ठीक है, v प्लस w वेक्टर सम में इक्वल है, लेकिन अगर हम इनके मैग्नीट्यूड्स निकालें तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और ये आप देखें कि हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो ये है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो लीनियर अलजेब्रा में थ्रू आउट आप इस्तेमाल करेंगे। ये इन प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट कैलकुलेशंस करके हमने यहाँ पे दिखाई है, एंगल कैसे मेजर कर सकते हो और ये लेस देन और इक्वल टू को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑलराइट, एनी क्वेश्चन सो फॉर? वी आर फिनिश्ड विद द वेक्टर थिंग नाउ। अब हम मैट्रिसेस और उनके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। हमने वेक्टर्स के मामला तमाम डिटेल से देख लिए हैं। एनी क्वेश्चन from the material we have covered so far? Okay, you are fine with it? Yes sir. Okay. अच्छा जी। Yes, सर जी जी सर ये आप क्लासरूम में इनविटेशन नहीं सर हमें, लेकिन इसकी ना क्लासरूम की इनविटेशन नहीं है सर, तो आप काइंडली वो भेज दें इनविटेशन क्लासरूम की। अच्छा, गूगल क्लासरूम की ज्वाइन करने की वो, अच्छा उसको मटेरियल सर को, वो नहीं आई है। अच्छा ओके वो नहीं आई है, ओके आई डू दैट। और ठीक, अच्छा अब हम कह रहे हैं हम वेक्टर से ग्रो कर गए हैं और अब हम मैट्रिसेस और उनके सॉल्यूशंस की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट, बाय यूजिंग द लीनियर अलजेब्रा रूल्स। पहले तो आपको उसकी फायदा बताएं कि हम मैट्रिसेस को लीनियर अलजेब्रा से किस लिए रिलेट कर रहे हैं, कि इट प्रोवाइड्स अस ए वेरी रेगुलर वे ऑफ सॉल्विंग simultaneously many linear equations। यानी कोई भी प्रॉब्लम जो होती है साइंटिफिक, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स और प्रैक्टिकल, उनमें देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स which translate into multiple variables, but the variables are of, there are multiple variables but none of them, all of them are linear। यानी उनकी पावर जो है वो सिंगल है। यानी ये नहीं है कि इसके अंदर आपको एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर मिलेगा या एक्स अंडर रूट या वाई अंडर रूट मिलेगा इस तरह का, या ई रेस्ट टू एक्स, वो नहीं। सिंगल पावर के साथ मल्टीपल वेरिएबल्स की शक्ल में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच ट्रांसलेट इनटू दिस। तो हमारी ऐसी लीनियर इक्वेशंस की एग्जांपल ये यहाँ है, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको अगर हम, क्यों हम मैट्रिसेस में हो रहे हैं इंटरेस्टेड, कि इसको सॉल्व करने के लिए, छोटी इक्वेशन है, इसको हम कई तरीके से, एक से वैल्यू निकाली, दूसरे में रखी और दूसरा फाइंड कर लिया। लेकिन जब यही काम लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन इक्वेशन x, y, z, w एक्सेट्रा, या x1, x2, x3, ये इक्वेशन बड़ी होती हैं। अच्छा, जितनी इक्वेशंस में अननोन होंगे उतनी ही इक्वेशंस आपको साइमल्टेनियसली चाहिए टू फाइंड दोज अननोन। यानी अगर यहाँ x और y दो अननोन है तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए, एक से ये सॉल्व नहीं होगा। अगर x, y और z तीन अननोन होते तो हमें तीन इक्वेशंस की जरूरत पड़ती। 4 अननोन्स है तो 4 इक्वेशंस, और अक्सर इक्वेशंस आर वेरी लार्ज इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सो मे बी 100 वेरिएबल्स, तो आपको 100 इक्वेशंस चाहिए। अब जब वो काम आप करेंगे तो इस तरह सिंपल के y की वैल्यू ली और x में डाली और फिर x और y के लिए तो z निकाली, विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल। उनको सॉल्व करने का रेगुलर तरीका ये है कि आप इन इक्वेशंस को ट्रांसलेट करते हैं इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, और फिर मैट्रिक्स को सॉल्व करके आप तमाम अननोन वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं। ये यहाँ पर अक्सर लोग, एक यहाँ आप भी चाहें तो डाल सकते हैं ये डॉट की शक्ल में, इसको मैट्रिक्स में हमें जब शो करना होता है तो हम
ये वाली चीज को जो कोएफिशिएंट है वो इस तरह शो कर देते हैं, 5 यहाँ 1 और ये 2 और ये -1 अलॉन्ग विद साइन। ये हम इसकी मैट्रिक्स बना देते कोएफिशिएंट की और इसको हम कह देते हैं लेट्स से ये हमारी ए मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये जो हमारे तमाम वेरिएबल्स हैं इनको हम यहाँ लिखते हैं एक वेक्टर की शक्ल में एक्स वाई, और जो हमारे राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट्स हैं उनको हम इस तरह लिख देते हैं वेक्टर की शक्ल में 3 और 4। और इनके टिपिकल नाम यू कैन हैव डिफरेंट नेम्स। हम कहते हैं अब क्योंकि दिस अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स और ये वेक्टर, तो ये देखिए ये वेक्टर इधर आएगा, ये 5x + 1y बन जाएगा, फिर ये वेक्टर इसके ऊपर आएगा और ये 2x - y बन जाएगा। तो दिस होल थिंग इज इक्वल टू दिस एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वेक्टर। इसको हम a इंटू एक्स, मैं ये कैपिटल X लिख रहा हूँ वेक्टर के लिए, इसके अंदर x y z w कुछ भी हो सकता है, ये जो भी पूरा वेक्टर है मैं इसको बड़े X से लिख रहा हूँ। a इंटू एक्स इज इक्वल टू, अमूमन इसका नाम b लोग रख लेते हैं b, ठीक। तो अब हम इस बात को सॉल्व करने के लिए हमें अक्सर करना पड़ता है कि हम अगर हम इस सॉल्व करें तो x मालूम करना है तो ये a इनवर्स b होगा और हमें a का इनवर्स मालूम करना होगा। लेकिन हम कहते हैं कि इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आप इस a को किसी ऐसी शक्ल में बना लें, सपोज ये a आपके एक मैट्रिक्स है और इसको आप अगर ऐसे कन्वर्ट कर लें, ये a मैट्रिक्स है, इस पे ऑपरेशंस करें। अब ये क्योंकि इक्वेशंस हैं तो इक्वेशंस में रूल ये है कि जो भी कुछ इधर आप ऑपरेशंस करेंगे वो आप इधर भी करेंगे। तो आप अगर इन पे ऐसे ऑपरेशंस करें कि इस a को आप कन्वर्ट कर लें इस शक्ल में 1 1, सपोज इसी में ले लें, इस प्रॉब्लम में 1 1 डायगोनली 1 1 और बाकी जगहों पे 0 0, तो अब आपका ये जो है ये आपका x और y जो भी उस वक्त b की वैल्यू होगी उसके बराबर हो जाएगा। तो इसलिए अब हम ये a और ये b लिखते हैं क्योंकि ये पूरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम इस पर ऐसे ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये मैट्रिक्स, इसके ऊपर मैट्रिक्स ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये मैट्रिक्स इस डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, और जब ये होगा तो फिर हर एक के साथ वो उस कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी, आंसर मिल जाएगा सॉल्व करने में। इसको हम अभी थोड़ा सा और आप देखेंगे तो दिस विल बी फर्दर क्लियर। पहले तो लीनियर इक्वेशन को जैसे मैंने बताया कि इसको लिखने का एक तरीका, ये आपके अननोन वेरिएबल हैं और ये a और b जो है कांस्टेंट्स या कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं, और ये राइट हैंड साइड पे जो अभी मैंने b लिखा था वहाँ हम c लिख रहे हैं, लिख सकते हैं कांस्टेंट का नाम। लेकिन अगर ये इस तरह की इक्वेशन है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो हमारे ये दोनों कांस्टेंट जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये दोनों कांस्टेंट जीरो हुए तो फिर तो ये इक्वेशन एक कांस्टेंट विल बी जीरो, दैट विल बी द इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें दोनों कांस्टेंट जीरो नहीं हो सकते अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ये इक्वेशन, हाउएवर एक हो सकता है। अगर तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो ये ए एक्स बी वाई सी जेड इक्वल टू डी, अगेन इसमें तीनों जो हैं तीनों जीरो नहीं हो सकते कांस्टेंट, तो फिर ये हम कहेंगे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में लीनियर इक्वेशन और ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लीनियर इक्वेशन। अब अगर जब कोऑर्डिनेट सिस्टम बढ़ते हैं, हम हमारे जैसे मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल लीनियर प्रॉब्लम्स में इन इक्वेशंस के ये जो वेरिएबल है इनको कहते हैं मल्टीपल वेरिएबल ना, ये एक्स और वाई, मल्टी वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, मल्टी वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, 3 वेरिएबल। तो अगर ये लार्ज हो जाते हैं तो फिर हम ये नोटेशन एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड वील रन आउट ऑफ दीज वेरिएबल नेम्स। तो उसके लिए कॉमन तरीका ये है कि हम इन वेरिएबल्स को ये वाला नाम देना शुरू कर देते हैं कि पहला वेरिएबल x1, दूसरा वेरिएबल x2, तीसरा वेरिएबल x3 और nth वेरिएबल xn। ये वेरिएबल्स हैं हमारे इस इक्वेशन के। ये जो है अब कांस्टेंट में हम पहले a b c कह रहे थे, फिर हम कांस्टेंट में भी a1 a2 an। सो
ये कांस्टेंट्स हैं और ये राइट हैंड साइड के कांस्टेंट है, इसको हमने b कह दिया। तो ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर a1 a2 a3, ऑल वेरिएबल्स आर x1 x2 x3। और इस तरह हम जनरल नोटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके इस नोटेशन के तहत यही जो ऊपर की इक्वेशंस है वो ये बन गई, a1x a2x इक्वल टू b, a1x a2y a3z इज इक्वल टू b। इन इक्वेशंस में राइट हैंड साइड पर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू, नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू नजर आ रही है, अक्सर ये इस तरह होगा। लेकिन देयर विल बी सम इक्वेशंस जिनमें राइट हैंड साइड पे b जो है वो जीरो होगा। अगर राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो तो हम इसको होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगर ये नॉन जीरो हो तो फिर ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं है, अदरवाइज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो अब इस ये लीनियर इक्वेशंस की अब हमारी एग्जांपल जैसे मैंने बताई, ये ठीक है। कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं फ्रैक्शन में, ये भी ठीक है। ये बहुत सारे वेरिएबल हैं, कोएफिशिएंट्स ठीक है, होमोजेनियस है मगर लीनियर है। ये होमोजेनियस नहीं है मगर ये लीनियर है, ठीक है। लेकिन अब ये केस में देखें, y का स्क्वायर हो गया, ये लीनियर नहीं रहा। इस केस में अगर x और y पावर नहीं हुई मगर x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर भी ये एक तरह से पावर वाला इंपैक्ट आ गया इसमें। तो ये अब नहीं लीनियर कहलाएगी। x को कोई फंक्शन इस्तेमाल कर दिया, sin x, e रेज़्ड टू पावर x, cos x, तो ये लीनियर नहीं रहा। इसी तरह x का अंडर रूट ले लिया या x1 का, तो इस वजह से ये लीनियर नहीं रहा। तो ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है और ये लीनियर इक्वेशन। अब अगर हम इन इक्वेशंस को पहले सिंपल तरीके से हमने ये लिखी, ये इक्वेशंस 3 4 के साथ, और ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की इक्वेशंस, ये हमने इसके लिखने की एग्जांपल थी। अब अगर हम n वेरिएबल्स के साथ लिखें तो अभी हमारी इक्वेशन को लिखने का तरीका, क्योंकि आप n इक्वेशंस लिख रहे हो तो आपने इधर के टर्म्स के लिए इधर के टर्म्स के लिए, वेरिएबल्स के लिए हमने n इस्तेमाल किया था। इस सिंपल x1
All right. Okay. All right. You can see the slide. स्लाइड आपको No, नजर आ sir. रही? नो सर, जी, नो सर, स्लाइड नजर नहीं आ रही? No, नो sir. सर, आ रही है स्लाइड? यू कैन सी नो द सर, स्क्रीन नजर No, नहीं आ रही, sir. सिर्फ सामने लिखा आ रहा है कन्वर्ट मीटिंग रिकॉर्डिंग। ओके ओके। ओके, अब आपको आ रही है स्लाइड नजर? हेलो? No, सर sir. ब्राउजिंग हो रही है जी, सर No, ब्राउजिंग हो sir. रही है सर। अब नो नो सर, सर, अभी तक ओके, मैं इसको दोबारा फिर कर लेता हूँ। सर यहाँ पे लिखा आ रहा है अनक्रप्टेड कनेक्शंस। यस सर, आप नजर आ रही है सर। अब आइए सर। यस सर, यस Yes, Okay. sir. Up showed. Okay. All right. We were just towards the end, मगर हमने इसको conclude कर सकते हैं अब। अच्छा, हम इसमें ये कह रहे थे कि generalized notation of multivariable linear equations, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। उसको लिखने का तरीका ये है कि उसके जितने वेरिएबल्स हैं उनको हम x1, x2, xn तक लिखते हैं एक इक्वेशन के तमाम वेरिएबल्स को, और ये कांस्टेंट को b1। ठीक, अब हमें आमतौर पर n वेरिएबल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए n इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो उस केस में ये हिस्सा n by n का मैट्रिक्स बनेगा। Sometimes in general form we may not have n equations, we may have lesser than n equations। तो यहां हमने नोटेशन में बताया if you have m equations, तो अब आपको a11, 21, m1, तो ये पहला इंडेक्स है, ये शो करता है कि कौन सी इक्वेशन की रो है। ये असल में रो के तौर पे आ गया, विच इक्वेशन। और सेकंड जो बताता है कि वो कहता है विच टर्म इन द इक्वेशन, यानी यहां पर अब पहली इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, उसकी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इक्वेशन की सेकंड टर्म, फर्स्ट इक्वेशन की nth टर्म, और हर एक के साथ उसका वेरिएबल x1, x2, xn। और इसी तरह हर रो में सेकंड रो या सेकंड इक्वेशन इज 2, सो a21, a22, a2n। Actually, you are familiar with this kind of notation with in the matrices. Matrices में यहाँ rows होती हैं और इधर columns होते हैं। तो ये which equation is the row and which term in the equation is the column। इसलिए जब हम इसको कोएफिशिएंट्स को अलग करेंगे तो ये आपको नजर आएंगे, जैसे कि मैट्रिक्स में इंडेक्सेस a11, a12, a1n, a21, a22, a2n, और इसी तरह am1, am2, amn। ये जहां जब इसमें से कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स अलग करेंगे तो वो बनेगी, और जो वेक्टर बनेगा वो x1, x2, xn, और ये जो है कोएफिशिएंट। तो ये चीज जनरलाइज्ड फॉर्म में इस तरह नोटेशन इस्तेमाल होती है। अब इनको आप अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि ऐसा वैल्यू फाइंड करना जो आपकी तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट करो आप ये पहला सेट ऑफ इक्वेशंस ले
इसमें आप सॉल्व करने का मतलब यू फाइंड सच वैल्यूज ऑफ x एंड y जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। लेट्स से हम उसका तरीका बाद में सीखेंगे। आप ट्राई कर सकते हो कि अगर x इज 1 एंड y इज -2 और ये वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशंस में ट्राई करो तो दोनों इक्वेशंस बैलेंस हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसकी इक्वल आएगी। इसी तरह ये जो 3 इक्वेशंस वाला है इसमें ये इसका आंसर है और इसमें ये वैल्यूज उसको सेटिस्फाई करेंगी। इनको लिखने का तरीका, ये जो सेटिस्फाई करने वाले आंसर्स हैं, इस केस में 1 - 2 का ऑर्डर पेयर और इस केस में ये 1 2 और -1 का ऑर्डर पेयर इसका आंसर, ऑर्डर पेयर नहीं ऑर्डर ट्रिपलेट इसका आंसर है। जब हम इक्वेशंस लेट्स से दो वेरिएबल्स के साथ और दो अननोन की इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब है वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन देम। ये दो एक्स वाई एक्सिस है, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है और ये दोनों लाइंस है। इसका सॉल्यूशन का मतलब है फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन देम। ओके, we will continue with this solving of this equation in our next class on linear algebra. All right, any questions? Yes, जी sir. सर। No, sir. Okay, all right, Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. So much, sir. सर जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काइंडली ये शेयर कर दीजिएगा सर, ये लेक्चर सारे अपलोड कर दीजिए। Okay.